नमस्कार मित्रों, मैं उगमाराम कुमावत आप ही के अपने YouTube चैनल कुमावत सर हिंदी वाले पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा। आज की इस क्लास में हम शिक्षण विधियां पढ़ने जा रहे हैं और शिक्षण विधियों में हम हाजिर हैं आपके साथ आज व्याकरण शिक्षण की विधियां लेकर के। सबसे पहला प्रश्न आता है कि व्याकरण शिक्षण कराने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर यह है मित्रों कि भाषा का शुद्ध और परिमार्जित रूप में ज्ञान कराना, अर्थात भाषा को शुद्ध रूप में बोलना और लिखने की क्षमता का विकास करने के लिए व्याकरण का अध्ययन करवाना चाहिए और इसीलिए करवाया जाता है। अगला प्रश्न आता है कि व्याकरण का आरंभ कब से करना चाहिए। शैक्षणिक स्तर पर विद्यालयों में व्याकरण शिक्षण का आरंभ कब से करना चाहिए। तो मित्रों, उसका उत्तर है व्याकरण का आरंभ, व्याकरण की जो शिक्षा है व्याकरण शिक्षण आरंभ करना चाहिए। प्रश्न आता है, पहले भी आ चुका है रीट में मित्रों, ध्यान देना। रीट में आया है कि व्याकरण का शिक्षण कब से आरंभ करना चाहिए। व्याकरण शिक्षण आरंभ करना चाहिए, तो इसका उत्तर होगा, ये सबसे पहला प्रश्न है, बार बार बच्चों के लिए आता है। अभी हम देखें व्याकरण में क्या पढ़ेंगे, कौन सी विधियां पढ़ेंगे, बात की बात है। सबसे पहला प्रश्न है कि व्याकरण का शिक्षण कब से आरंभ करना है। अलग अलग तरीके से प्रश्न आता है। ये जो आपका प्रश्न है व्याकरण शिक्षण आरंभ करना चाहिए, इस स्तर पर इसका जो उत्तर होगा मित्रों वो होगा कक्षा 6 से। कक्षा 6 से करना चाहिए। कभी कभी कक्षा नहीं होती है, सीधा आ गया तो उत्तर देंगे आप उच्च प्राथमिक स्तर से। उच्च प्राथमिक स्तर से आरंभ करना चाहिए। ये इस ऊपर जो लिखा है उस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न को देखेगा, व्याकरण शिक्षण कब से आरंभ करना चाहिए, तो उत्तर है कक्षा 6 से या उच्च प्राथमिक स्तर से करना चाहिए। लेकिन अगला जो प्रश्न है उसको सुनिएगा बड़ा गंभीरता से। अगर आपसे पूछ लिया कि अप्रत्यक्ष रूप से व्याकरण का आरंभ कब से करना चाहिए, तो उत्तर होगा कक्षा 3 से। और इसीलिए मित्रों ये प्रश्न जब रीट में पूछा गया तो कई विद्यार्थियों ने कक्षा 3 कर दिया, क्योंकि वहाँ ये वाला प्रश्न था कि व्याकरण शिक्षण कब से आरंभ करना चाहिए। कक्षा 3, कक्षा 6, कक्षा 4, कक्षा 5। तो हिंदी व्याकरण शिक्षण की हम बात कर रहे हैं। हिंदी व्याकरण शिक्षण का आरंभ कक्षा 6 से करना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं से करना चाहिए, ये होगा। लेकिन प्रश्न में जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शब्द की चर्चा हो तो फिर उत्तर अलग तरीके से होगा। अगर आपसे कहे कि अप्रत्यक्ष रूप से व्याकरण का आरंभ कब से करना चाहिए, तो उत्तर होगा कक्षा 3 से। अब यहाँ अप्रत्यक्ष का मतलब क्या, अभिप्राय क्या है। यहाँ अप्रत्यक्ष अभिप्राय यह है कि मित्रों आप बालकों को व्याकरण संबंधी ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन बालक को ये जहन में ये बात नहीं बिठा रहे कि आप व्याकरण पढ़ रहे हैं। आप बालक को अन्य विषय पढ़ा रहे हैं, अन्य तथ्य पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप उसको व्याकरण के जानकारी भी दे रहे हैं। जैसे छोटी क्लास का कक्षा 3 का विद्यार्थी है, तीसरी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है, चौथी में पढ़ रहा है, मान लीजिए आरंभ तो अप्रत्यक्ष 3 से कर देना चाहिए। मैं समझा रहा हूँ कैसे करेंगे। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, आप बच्चे को कोई कहानी पढ़ा रहे थे, पुस्तक में हिंदी की एक कहानी थी और उस कहानी में कहीं मान लीजिए संज्ञा शब्द आ गया और आपने लिख दिया कि राम एक संज्ञा है। फिर आपने कह दिया कि जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, नाम आदि के नाम का पता चलता हो उन्हें संज्ञा कहा जाता है। बच्चे ने कहानी पढ़ रहा था, उसके साथ साथ उसने छोटी छोटी व्याकरण के तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर ली। मान लीजिए आप कोई शब्द पढ़ा रहे थे, हमारा विद्यालय, आपने कहा कि विद्यालय शब्द विद्या और आलय से बनता है, विद्या और आलय बराबर विद्यालय, यहाँ संधि हुई है। और वहाँ कह दिया कि दो छोटे छोटे वर्णों को या दो अलग अलग वर्णों को जोड़ करके जब एक नया वर्ण बना दिया जाता है, कोई वर्ण में परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। ये आप हालांकि तीसरी क्लास में संधि नहीं पढ़ाओगे, लेकिन बच्चे को इस तरह की अप्रत्यक्ष का अभिप्राय है कि जब अप्रत्यक्ष का अभिप्राय क्या होगा। आपसे पूछ लिया कि प्रत्यक्ष रूप में व्याकरण का अध्ययन कब से करना चाहिए। प्रत्यक्ष रूप से व्याकरण का अध्ययन कब से होगा, तो आप कहेंगे कक्षा 6। प्रत्यक्ष का मतलब वही कक्षा 6 से। यहाँ प्रत्यक्ष अभिप्राय यह है कि बालक को आप कह रहे हैं कि हम व्याकरण शिक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात हम व्याकरण
पढ़ रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया, भ्रमित नहीं होना है क्योंकि कई जगह कक्षा 3 लिखा हुआ मिल जाता है। लेकिन आपको ध्यान देना है, प्रश्न मैंने अलग अलग तरीके से प्रश्न को प्रस्तुत कर दिया है। व्याकरण शिक्षण कब से आरंभ करना चाहिए, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का हमने जिक्र नहीं किया है, तो आप उत्तर देंगे कक्षा 6 से। मान लीजिए कक्षा 6 नहीं लिखा है, कक्षा नहीं लिखा है, इस तरह लिख दिया कि प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, तो ऐसी स्थिति में आप कहेंगे उच्च प्राथमिक स्तर से आरंभ करना चाहिए। किसका अध्ययन भाई? व्याकरण शिक्षण का अध्ययन। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लिख दिया तो आपको ध्यान देना, अप्रत्यक्ष रूप से कहेंगे तो कक्षा 3 से, प्रत्यक्ष कहेंगे तो कक्षा 6 से अथवा उच्च प्राथमिक स्तर से। ये और ये बात दोनों एक है, ये वाली और ये वाली कहानी एक है, लेकिन ऐसा पूछने पर आपका प्रश्न किया है आपका, तो आपका उत्तर वहां पर बदल जाएगा। समझे मित्रों कहानी? अगला आता है, ये प्रत्येक प्रश्न है मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी तरह पूछे जाते हैं। आपने कहीं पुस्तकों में इत्यादि में पढ़ा है, आपने कहीं देखा है, तो अब आप इस प्रश्न को स्पष्ट कर लें कि कैसे इसका उत्तर करना है। अगला आता है कि व्याकरण क्या साधन है या फिर साध्य है। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि व्याकरण है ए साधन ब साध्य। तो मित्रों व्याकरण साध्य नहीं है, बल्कि व्याकरण क्या है? साधन है। तो आप लिख सकते हैं व्याकरण साधन है, साध्य नहीं। क्योंकि ये बात इसलिए समझा रहा हूं, पहले ही एग्जाम में इसका प्रश्न पूछा जा चुका है कि व्याकरण है ए साधन ब साध्य, स दोनों, द कोई नहीं। तो मित्रों व्याकरण साध्य नहीं है, बल्कि व्याकरण क्या है? साधन है। अब ये साधन क्या है ये तो सब जानते हो। साध्य का मतलब है साधने के योग्य है। हम व्याकरण को साध नहीं सकते, बल्कि व्याकरण को भाषा का शुद्ध और परिमार्जित ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण को हम जरिया बनाते हैं, हम माध्यम बनाते हैं, हम साधन बनाते हैं। इसलिए व्याकरण क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। फिर सुनिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये चौथा प्रश्न बन रहा है आज की इस क्लास का। सारे प्रश्न आ चुके हैं पिछली क्लासों में कि व्याकरण का आरंभ कब से करना चाहिए? कक्षा 6 से, उच्च प्राथमिक स्तर से, प्रत्यक्ष रूप से कक्षा 3 से, अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से कक्षा 3 से, और प्रत्यक्ष रूप से कक्षा 6 से करना चाहिए। अगला व्याकरण क्या है? तो व्याकरण मित्रों साधन है, साध्य नहीं है। साध्य का मतलब साधने के योग्य। अगला एक पिछली बार प्रश्न आया था कि शब्दावली क्या है? भाषिक सामग्री, अभाषिक सामग्री, दोनों कोई नहीं। तो मित्रों शब्दावली, शब्दों की अवली यानी शब्दों की जो पंक्ति है, अर्थात जो शब्द है वो एक भाषिक सामग्री, एक भाषा की क्या है? सामग्री है, इसलिए इसको भाषिक सामग्री कहा जाता है। आपसे पूछ ले शब्द या शब्दावली क्या है, ये भी प्रश्न आ चुका है। शब्दावली है तो आप कहेंगे शब्दावली भाषिक सामग्री है। भाषिक सामग्री, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि शब्दावली है भाषिक सामग्री, अभाषिक सामग्री, यांत्रिक सामग्री, अयांत्रिक सामग्री। तो शब्दावली क्या है? भाषिक सामग्री है, शब्द भाषा की एक सामग्री है। अगला मित्रों आज हम पढ़ेंगे व्याकरण शिक्षण की सबसे पहली विधि, आगमन विधि। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं रीट के, सेकंड ग्रेड के, जितने भी पिछले एग्जाम्स हुए हैं हर एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया है। हम व्याकरण शिक्षण की कई प्रमुख विधियां जैसे कि आगमन विधि, निगमन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, बाइलैंग्वेज मेथड, व्यतिरेकी विधि, भाषा संसर्ग विधि जैसी कई प्रकार की व्याकरण शिक्षण की सभी प्रमुख विधियों का हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। लेकिन आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं मित्रों आगमन विधि। बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है, हिंदी व्याकरण की सबसे वैज्ञानिक विधि है, सरल सुग्राह्य विधि है, बार बार प्रश्न बनता है। हम आज की इस क्लास में जो कुछ पढ़ेंगे प्रत्येक पंक्ति से प्रश्न पूछा जाता है। आगमन विधि, आगमन विधि को, ये व्याकरण शिक्षण की विधि है मित्रों, आगमन विधि को अनुगमन या सामान्य अनुमान
अथवा विश्लेषण विधि भी कहा जाता है। ये हमने सारे एक साथ नाम लिख दिए हैं, विश्लेषण विधि भी कहा जाता है। आगमन विधि को अनुगमन विधि, सामान्य अनुमान विधि, अनुगमन विधि और विश्लेषण विधि भी कहा जाता है। क्या है आगमन विधि? इसमें कैसे अध्ययन होता है? ये व्याकरण शिक्षण की विधि है, सरल विधि है, व्याकरण की मनोवैज्ञानिक विधि है। क्यों मनोवैज्ञानिक? अभी हम चर्चा करेंगे। इस विधि में अध्ययन कैसे होता है? सबसे पहला देखिएगा, ये भी प्रश्न है, आप ध्यान दीजिएगा। आगमन विधि का दूसरा नाम है अनुगमन विधि। अनुगमन किसका नाम है? आगमन का। सामान्य अनुमान विधि किसे कहते हैं? आगमन विधि को। आगमन विधि का दूसरा नाम विश्लेषण विधि भी है। क्यों इसका नाम विश्लेषण है? क्यों इसको अनुगमन कह रहे हैं? क्यों इसको सामान्य अनुमान कह रहे हैं? ये अभी हम इसकी परिभाषा में सीख रहे हैं। इस विधि में शिक्षण कराते समय शिक्षक विद्यार्थियों के सामने एक ही सिद्धांत पर आधारित अलग अलग अनेक उदाहरण प्रस्तुत करता है। उन उदाहरणों में बालक अपनी मानसिक योग्यता के आधार पर तार्किक ढंग से विवेचन और विश्लेषण करते हुए किसी एक सामान्य नियम का निर्धारण करता है। इसलिए इसे सामान्य अनुमान विधि कह रहे हैं। अनुगमन इसलिए कह रहे हैं कि शिक्षक द्वारा दिए गए उदाहरणों के आधार पर विद्यार्थी अपने मानसिक योग्यता का प्रयोग करता है, तार्किक ढंग से उनमें दिए गए उदाहरणों में तुलना करता है, उन पर विवेचन करता है, उस पर विश्लेषण करता है और फिर किसी एक नियम का निर्धारण करता है। इसलिए इस विधि को आगमन विधि के नाम से जाना जाता है। विश्लेषण विधि भी इसे कहा जाता है। जैसे मान लीजिए शिक्षक क्या करेगा, इस विधि में सबसे पहले बालकों को एक ही सिद्धांत पर आधारित बहुत सारे उदाहरण देगा। कैसे देगा? जैसे मैंने कहा विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय। फिर हमने कहा सीम प्लस अंत बराबर सीमांत। फिर हमने कहा नारी प्लस ईश्वर बराबर नारीश्वर। लघु प्लस ऊर्मी बराबर लघुर्मी। मातृ प्लस ऋण बराबर मातृण। शिक्षक ने एक ही सिद्धांत पर आधारित अनेक उदाहरण बालक के सामने प्रस्तुत किए। बालक दिए गए उदाहरणों पर अपनी मानसिक योग्यता के आधार पर इसमें तुलना करेगा, तार्किक ढंग से विश्लेषण करेगा, विश्लेषण करके किसी एक नियम का निर्धारण करता है। इसीलिए इस विधि का शिक्षण सूत्र कहलाता है। आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर अध्ययन किया जाता है। कैसे तार्किक ढंग से कर रहा है? बालक ने देखा कि विद्या का आ और आले का आ मिलकर के भी आ बन रहा है, सीम का अ और अंत का अ मिलकर के भी आ बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दो एक ही उच्चारण वाले स्वर मिलकर के अपनी जाति का ही दीर्घ रूप बना रहे। क्योंकि बालक ने देखा कि यहाँ पर भी आ था और आ था, यानी आ भी आ हुआ है, ए भी आ हो रहा है। इसका मतलब आ ए हो, आ ए हो तो अ हो, अर्थात दो एक जाति के उच्चारण स्थान हैं और वहाँ से वाले जो स्वर हैं वो जब आपस में मिल रहे हैं तो अपनी ही जाति का दीर्घ रूप बना रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि दो समान जाति के स्वर मिलकर के अपनी जाति का दीर्घ रूप बना लेते हैं। अर्थात विद्यार्थी इन दिए गए उदाहरणों पर विश्लेषण करता है, सामान्य अनुमान लगा रहा है, दिए गए उदाहरणों के पीछे पीछे चल रहा है। इसलिए इसे अनुगमन, सामान्य अनुमान, विश्लेषण विधि कहा जाता है। फिर इसने देखा कि ई हर्ष दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलकर के भी दीर्घ ई हो रहा है, हर्ष उ दीर्घ उ मिलकर के भी दीर्घ उ हो रहा है।
री और री मिलकर के भी दीर्घ री हो रहा है। इसका मतलब दो समान जाति के स्वर मिलकर अपनी ही जाति का दीर्घ रूप बना लेते हैं। ये उसने एक नियम का निर्धारण कर लिया। इसीलिए इस विधि में उदाहरण से नियम की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूँ परिभाषा समझ में आई होगी। वापस बोल रहा हूँ, इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को एक ही सिद्धांत पर आधारित, एक ही सिद्धांत है। देखो ये सारे उदाहरण दीर्घ स्वर संधि के हैं। अब दीर्घ स्वर संधि के जो 4 उपरूप हैं, कंठ वाले, तालु वाले, मूर्धा वाले, ओष्ठ वाले, उसने सबके कुछ उदाहरण दिए। हमने भले ही यहाँ पर कम दिए, पूरा प्रयास करेगा कि जिसमें अ वाला भी हो, आ का भी हो, अ का भी हो, आ हो, हर्ष दीर्घ हो, दीर्घ हर्ष हो, दीर्घ दीर्घ हो, हर्ष हो, सारे उदाहरण देता है। शिक्षक विद्यार्थियों के सामने एक ही सिद्धांत पर आधारित अनेक उदाहरण प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी दिए गए उदाहरणों पर तार्किक ढंग से, जैसे अभी हमने विवेचन विश्लेषण किया, मानसिक योग्यता के आधार पर किसी एक नियम का निर्धारण करता है, तो उस विधि को आगमन विधि के नाम से जाना जाता है। समझाइए मित्रों कहानी। अब आपसे प्रश्न कैसे दिए गए? परिभाषा का ये दे दिया कि एक शिक्षक बालकों के समान एक ही सिद्धांत पर आधारित अनेक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। विद्यार्थी तार्किक ढंग से अपनी मानसिक योग्यता के आधार पर तुलना, विवेचन, विश्लेषण, निष्कर्ष आदि का निर्धारण करते हुए एक सिद्धांत की रचना कर रहे हैं, एक नियम का निर्धारण कर रहे हैं। बताइए किस विधि का उपयोग हो रहा है? तो आप कहेंगे मित्रों यहाँ पर आगमन विधि का उपयोग हो रहा है। आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की मनोवैज्ञानिक कह दो चाहे वैज्ञानिक विधि कह दो है, और व्याकरण शिक्षण की सबसे सरल और सुग्राह्य विधि है। व्याकरण की सबसे उपयुक्त विधि भी है। हालांकि व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि का प्रश्न आए तो आगमन निगमन यदि दोनों साथ में हो तो उसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने निगमन पढ़ा नहीं है। कई बार इस तरह प्रश्न आता है कि व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है और अलग अलग आ गया आगमन, निगमन, व्याकरण अनुवाद, भाषा संसर्ग, तो आप आगमन करोगे। लेकिन कई बार ऐसा आता है कि ए आगमन ब निगमन स आगमन निगमन विधि द कोई नहीं, तो आप आगमन निगमन जब दोनों साथ में आएगा तो उसे पहले चुनोगे, क्योंकि व्याकरण शिक्षण का सबसे बेहतर अध्ययन करने के लिए आगमन और निगमन दोनों ही विधियों का संयुक्त रूप में प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अलग अलग आएगा तो प्राथमिकता आगमन को दोगे। इसीलिए हम कह रहे हैं यह विधि कौन सी विधि मित्रों? आगमन विधि। यह विधि व्याकरण की वैज्ञानिक विधि है, साथ ही व्याकरण शिक्षण की सरल व सुग्राह्य विधि है। व्याकरण का अध्ययन करने की सबसे सरल, आसानी से ग्रहण करने की, आसानी से अध्ययन कराने की विधि है। कौन सी विधि मित्रों? आगमन विधि, जो व्याकरण शिक्षण की विधि है। बार बार प्रश्न आता है, ये सारे प्रश्न आते रहे हैं। व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक विधि है, तो निगमन विधि वैज्ञानिक विधि नहीं है। आगमन विधि व्याकरण शिक्षण की वैज्ञानिक कह दो चाहे मनोवैज्ञानिक विधि कह दो, क्योंकि मनोविज्ञान का मानना है कि बालक करके सीखे, और व्याकरण की सभी शिक्षण विधियों में यही एक ऐसी विधि है जिसमें विद्यार्थी स्वयं सब कुछ करके सीखता है। शिक्षक उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, बालक उन्हीं दिए गए उदाहरणों में समानताएं असमानताएं ढूंढता है, तर्क वितर्क करता है, विश्लेषण करता है और किसी एक सामान्य नियम का निर्धारण करता है। सब कुछ विद्यार्थी करता है और यही मनोविज्ञान का मानना है। इसलिए व्याकरण की वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक विधि है, सरल और सुग्राह्य विधि है। व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि भी है। लेकिन मैंने आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आगमन निगमन दोनों साथ में आए तो पहले उसे करना चाहिए। अगला आता है मित्रों व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि के शिक्षण सूत्र। बहुत बार प्रश्न आता है मित्रों, इसलिए आता है परीक्षक इसमें इसलिए ये प्रश्न करता है क्योंकि हम जो सिद्धांत जो शिक्षण सूत्र आगमन में पढ़ते हैं उससे विपरीत निगमन के होते हैं। हम जो आगमन विधि पढ़ रहे हैं इसके जस्ट बाद में हम निगमन पढ़ेंगे। छोटी सी विधि होगी, बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। आगमन अच्छे से समझ में आ गई तो निगमन बहुत जल्दी समझ में आएगी।
और इसके शिक्षण सूत्र पूछने का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है कि परीक्षक ये चाहता है कि विद्यार्थी आगमन और निगमन के शिक्षण सूत्रों को कहीं विपरीत तो नहीं कर पा रहा है। इस विधि के शिक्षण सूत्र क्या है? शिक्षण सूत्र का मतलब इसमें किस तरह से अध्ययन किया जाता है। अभी जो हमने परिभाषा लिखी उसी से सब कुछ निकल करके बाहर आएगा। पहला, उदाहरण से नियम की ओर। मित्रों, ये सारे प्रश्न पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं। अब इन्हीं से अब प्रश्न भले ही बहुत रिपीट नहीं होना, लेकिन अगर आप विषय वस्तु को समझ लें, क्योंकि भाषा रटने का विषय नहीं है, भाषा समझने का विषय है। भाषा में एक ही शब्द को आपको अलग अलग प्रसंगों में कब कैसे प्रस्तुत करना पड़ जाए, इसलिए आप इसे रट नहीं सकते, आपको इसे समझना ही पड़ेगा। विशेषकर शिक्षण विधियों जैसे विषय को तो आप बिल्कुल भी रट नहीं सकते मित्रों, ये केवल और केवल समझने का विषय है, समझ आधारित विषय है। उदाहरण से नियम की ओर। अब कैसे उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं? अभी हमने पढ़ा है कि शिक्षक सबसे पहले छात्रों के सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है। विद्यार्थी उन दिए गए उदाहरणों में समानताएं असमानताएं ढूंढते हुए किसी एक नियम का निर्धारण करता है। अतः स्पष्ट है कि इस विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। पहले उदाहरण होते हैं, धीरे धीरे वो नियमों का निर्धारण करते हैं। दूसरा है विशिष्ट से, विशिष्ट कह दो चाहे विशेष कह दो, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब विशिष्ट से सामान्य की ओर कैसे चलते हैं भाई? देखो, सामान्य का मतलब कॉमन। उदाहरण एक कॉमन नियम, कॉमन चीज नहीं है, बल्कि नियम एक कॉमन है। कहते हैं ना भाई, सबके लिए कॉमन नियम है, यानी एक कॉमन चीज है, सबको इस रूल को फॉलो करना है। रूल एक कॉमन चीज है, नियम एक साधारण चीज है, जबकि उदाहरण वो विशिष्ट अलग अलग विशेष प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये इसी आधार पर चलने वाली सारी कहानियां हैं। ये शिक्षण सूत्र है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि के, किस विधि में विशिष्ट से या विशेष से सामान्य की ओर अध्ययन होता है। आपके सामने बहुत सारे विशेष उदाहरण थे, अभी हमने पढ़ा। विद्या प्लस आले भी था, एक कंठ वाले नियम पर आधारित था, दूसरा तालु वाले पर आधारित था, तीसरा वाला औष्ठ पर आधारित था, चौथा मूर्धा पर आधारित था। लेकिन आपने इन सब से कंक्लूजन निकाल के क्या किया? एक सामान्य नियम का, एक सरल एक सामान्य नियम का आपने निर्धारण कर दिया। इसलिए इस विधि में विशेष या विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है। यानी कि नियम जो है वो सामान्य चीज है और उदाहरण क्या है? विशिष्ट है। ये आप इसको इस तरह समझ सकते हो, क्योंकि बाद में भूलना नहीं है, आपको समझना है। कई बार हम सोचते हैं विशिष्ट कैसे हुआ, विशिष्ट तो नियम हुआ ना। भाई नियम विशिष्ट नहीं है, नियम एक सामान्य चीज है। आपके सामने एक सामान्य सा नियम रखा है, तो वो नियम सामान्य चीज है, क्योंकि वो सबके लिए, फिर उसी नियम के आधार पर आपके सारे उदाहरण फॉलो हो रहे थे। इसीलिए उन सभी उदाहरणों के आधार पर आपने, क्योंकि नियम के आधार पर आपने उदाहरण नहीं किए थे, आपके पास उदाहरण था, उस उदाहरण के आधार पर आपने नियमों की ओर चले, अर्थात एक सामान्य नियम का निर्धारण किया। इसलिए विशिष्ट से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है। तीसरा है अगला इसका, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हैं, सब आता है। 4 देगा, किसी एक को विपरीत कर देगा। जैसे अभी हमने 3 दिए हैं, किसी एक चौथे को बदल देगा, फिर कहेगा कि कौन सा एक शिक्षण सूत्र आगमन विधि का नहीं है, अथवा कौन सा एक शिक्षण सूत्र अन्य से भिन्न है। कई बार तो नाम ही नहीं देता मित्रों आजकल। एक तो मैं यूं कहूं कि दिए गए 4 शिक्षण सूत्रों में से कौन सा आगमन का नहीं है। कई बार ऐसा ही पूछते हैं, आगमन निगमन नहीं है, भिन्न बताओ। भिन्न का मतलब 3 किसी एक पर फॉलो हो रहा है, एक किसी और पर फॉलो हो रहा है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर कैसे हुआ? स्थूल से सूक्ष्म की ओर ऐसे हुआ भाई, उदाहरण तो बहुत सारे हैं। आप एक ही, स्थूल का मतलब बड़ा, बहुत बड़ी चीजों से आपने एक छोटे से नियम का निर्धारण कर दिया। मुझे बताओ मित्रों, स्वर संधि के, अगर आप दीर्घ स्वर संधि पढ़ रहे हो तो क्या उसके उदाहरणों का कोई पार है? असंख्य उदाहरण हैं, इतने सारे उदाहरण हैं। उन उतने सारे उदाहरणों से, जैसे अभी हमने यहाँ पर 5-7 उदाहरण दिए, अगर इसके सब के रूल के फॉलो करते तो कम से कम 17-18 उदाहरण तो हमें देना ही पड़ता, क्योंकि ए प्लस ए वाला भी, ए प्लस आ वाला भी, आ प्लस ए वाला भी, ए आ वाला भी, आ ए वाला भी, हम सारा देते। फिर इसी तरह से ई के देते, सबके 4-4 होते, 16-17-18 नियम यहाँ पर बन जाते। तो 17-18 उदाहरणों के आधार पर बालक एक छोटे से नियम की ओर बढ़ रहा है। यानी बहुत सारे स्थूल रूप में जो उदाहरण हैं
बड़े रूप में जो आपके सामने चीज़ें हैं, क्योंकि बालक जो है बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ को संक्षिप्त रूप में बहुत जल्द सीखता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, आप उसको किसी भाषा का अध्ययन करा रहे हैं और आपने कहा कि आम का रस मीठा होता है, आम का रस मीठा होता है, ये बड़ी बात थी। अब वो आम का रस मीठा होता है इस ज्ञान को एक छोटे से कंक्लूसिव रूप में स्थिर करेगा, क्योंकि बच्चा आम का रस पीता, उसे पता है कि वो मीठा होता है। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर अध्ययन करा जाता है। उदाहरण का मतलब बड़ा है और नियम का मतलब छोटा है। अगला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर सारी चीजें इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर कैसे है? आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया, मैंने लिखा कि विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय, नारी प्लस ईश्वर बराबर नारीश्वर, अभय प्लस अरण्य बराबर अभयारण्य, लघु प्लस उत्तर बराबर लघुत्तर। आपने सारे उदाहरण प्रस्तुत कर दिए, इसका मतलब सब चीज आपको ज्ञात है। वहां पर आप नियम बना रहे हैं। अब नियम ज्ञात कैसे? नियम तो ज्ञात है। मैंने कहा कि दो समान जाति के स्वर मिलकर के अपनी जाति का दीर्घ रूप बना लेते हैं। मुझे बताओ आपको कैसे पता कि बना लेते हैं? जब तक उदाहरण नहीं दूंगा तब तक कैसे ज्ञात होगा कि वास्तव में दो समान जाति के स्वर मिलकर के अपनी जाति का दीर्घ रूप बनाते हैं? ये नियम था, अज्ञात था। उदाहरण जब दिया तब ज्ञात हुआ कि वास्तव में दो समान जाति के स्वर मिलकर के अपनी जाति का दीर्घ रूप बनाते हैं। इसलिए उदाहरण ज्ञात है और जो नियम है आपका वो अज्ञात है। मैं बार बार इस पहले वाले शिक्षण सूत्र से इसको इसलिए जोड़ रहा हूँ ताकि आप भूले नहीं, क्योंकि ज्ञात और अज्ञात में कहीं ऐसा नहीं हो कि आप इन शब्दों के अर्थ को विपरीत कर दे। बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक प्रकार की परीक्षाओं में। जहाँ जहाँ शिक्षा के क्षेत्र के एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो रीट हो, थर्ड ग्रेड हो, आर टेट हो, यूपी टेट हो, हरियाणा टेट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, जहाँ जहाँ टीचिंग मेथड के प्रश्न आते हैं मित्रों, व्याकरण शिक्षण के प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं और उसमें आगमन का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगला शिक्षण सूत्र आता है मित्रों मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब जो आपके सामने है, अमूर्त का मतलब है कि जो सामने नहीं है। अब मुझे बताओ उदाहरण मूर्त है कि नहीं है? अभी हमने कहा कि वो ज्ञात है, ज्ञात इसलिए कि वो मूर्त है, हमें दिख रहे हैं, हमारे सामने मूर्त रूप में है, मूर्ति के रूप में हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं कि विद्या प्लस आलय बराबर विद्यालय होता है। होता कि नहीं होता भाई? तो वो हमारे सामने है, जबकि नियम अमूर्त है क्योंकि उसमें मूर्त रूप में कुछ दिखाई नहीं देता है। अगला है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमाण दीजिएगा। अरे जब कोई हम चीज करते हैं कि ऐसा ऐसा हो, हमने किया ऐसा ऐसा होता, तो आपने क्या बोलते हैं? ऐसा होता कि नहीं होता? हमें क्या पता? लाओ कोई एविडेंस लाओ कोई प्रमाण लाओ। तो आप उस कानून को, उस नियम को, सिद्धांत को रख देते हो और उसी को हम प्रमाण मानते हैं। तो जो नियम है आपका वो प्रमाण है और जो उदाहरण है वो आपके प्रत्यक्ष है, क्योंकि उदाहरण आपके प्रत्यक्ष है, आपके प्रति प्लस अक्षी आपके आंख के सामने है। वो उदाहरण कैसे हुए? आपने उसका प्रमाण दिया कि दो समान जाति के स्वर मिलकर के अपनी जाति का दीर्घ रूप बना लेते हैं। इसलिए क्या हुआ? प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर हुआ। अगला है, मैं यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, ये रफ कर रहा हूँ, सारे शिक्षण सूत्र आते हैं मित्रों। यही देखिए बहुत सारे लिख लिए हमने। अब परीक्षक क्या करेगा? 4 देगा, किसी एक को बदल देगा। जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि कौन सा आगमन का नहीं है, कौन सा भिन्न है, तो आपको देखना है। उदाहरण से नियम की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, उसके अलावा पूर्ण से अंश की ओर। और लिख रहा हूं मैं यहाँ पर 6 के बाद अगला 7वां लिख रहे हैं, पूर्ण से अंश की ओर। अंश कैसे हुआ? अरे अंश मात्र, हिस्सा मात्र है। पूर्ण से अंश की ओर इतने सारे उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन नियम एक छोटा सा अंश मात्र है। उस एक अंश से इतनी सारी चीजें होती है, लेकिन आप इधर से इधर नहीं चल रहे हैं। आप उन उदाहरणों से पूरी जो चीजें आपके सामने प्रस्तुत की है, उन प्रस्तुत की गई सभी पूरी चीजों का मतलब पूर्ण का मतलब सारे जो उदाहरण थे उससे आप एक अंश मात्र, एक छोटे से नियम का निर्धारण कर रहे हैं। इसलिए इसमें पूर्ण से अंश की ओर अध्ययन किया जाता है। अगला है मित्रों विश्लेषण से
संश्लेषण की ओर, इसीलिए तो इसको विश्लेषण विधि कहते हैं। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। हमने पहले भी विश्लेषण और संश्लेषण विधियां पढ़ी थी, उसी तरीके से इसमें काम होता है। इसमें बड़े से छोटे की ओर चलते हैं। बहुत सा, जैसे आपने विश्लेषण विधि पढ़ी कि वहां पर एक शब्द होता है और उस शब्द से एक अक्षर का, वर्ण का ज्ञान कराया जाता है। इसलिए इस विधि में क्या है, बहुत सारी उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरणों में आप विवेचन विश्लेषण करते हैं और उस विवेचन और विश्लेषण के आधार पर संश्लेषण एक छोटे से नियम का निर्धारण करते हैं, तो उस विधि को आगमन विधि के नाम से जाना जाता है। मित्रों, इतने सारे शिक्षण सूत्र है, बिल्कुल सरल है, सिंपल सी कहानी है। आप ये समझिएगा कि इसमें उदाहरण होता है और उदाहरण से नियम बनाते हैं। अब आप बाकी सारे अपने आप स्पष्ट करते हो कि उदाहरण अपने आप एक विशिष्ट होता है और इस विशिष्ट से एक कॉमन सामान्य नियम का आप निर्धारण कर रहे हैं। स्थूल उदाहरण बहुत सारे होते हैं, इसलिए वो स्थूल है, उसे एक छोटे से नियम का निर्धारण करते हैं, इसलिए स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, हमारे सामने ज्ञात होते हैं, और जबकि नियम अज्ञात होता है, इसलिए ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। फिर हमने कहा मूर्त से अमूर्त, उदाहरण हमारे सामने है, मूर्त रूप में है, लेकिन नियम में सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती, इसलिए वो अमूर्त है। प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे सामने, आंखों के सामने है, अप्रत्यक्ष रूप में हम नियम का निर्धारण कर लेते हैं। सरल होता है, एक और रह गया सरल से कठिन की ओर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। सरल से कठिन की ओर इतने सारे शिक्षण सूत्र होते हैं मित्रों आगमन विधि में, याद करना, आपको समझना है। सरल से कठिन की ओर, अरे भाई उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत है, सारा काम ठीक है, सरल है आपके सामने, आप उन सरल जो काम था आपके सामने सब कुछ काम किया हुआ है, उदाहरण है, उनका सरलीकरण हल है, लेकिन आप एक कठिन काम की ओर गुजर रहे हैं कि ये जो आपके सामने उदाहरण है इस पर आप अपनी मानसिक योग्यता, तार्किक ढंग से विश्लेषण कीजिएगा, समानताएं असमानताओं के आधार पर जाकर के आप उन सबसे कॉमन चीज़ करके एक विशेष, एक कॉमन, एक सामान्य नियम का निर्धारण कर रहे हैं। तो स्पष्ट है कि सरल से आप कहाँ बढ़ रहे हैं, कठिन काम की ओर बढ़ रहे हैं। ये सारे के सारे मित्रों क्या है, आगमन विधि के शिक्षण सूत्र हैं। अगली कहानी आती है मित्रों आगमन विधि के सोपान। बहुत बड़ा है मामला लेकिन सरल है। आगमन विधि के सोपान। सोपान का मतलब क्या है कि आप आगमन विधि से अध्ययन करा रहे हो, आप शिक्षक हो, अरे हो, बिल्कुल हो, मुझे पता है, बन गए, समझो, आप तो बस सीखते जाओ। आप शिक्षक हो, आप कक्षा में जाकर के बालकों को अध्ययन करा रहे हो और आपने उद्देश्य निर्धारित किया कि मैं आज आगमन विधि का अध्ययन कराऊंगा, इसके माध्यम से बालकों को अध्ययन कराऊंगा। कैसे आप उस आगमन विधि को पूरी करोगे, सोपान, कैसे स्टेप्स फॉलो करोगे। आप यूं समझ सकते हैं कि सोपान से अभिप्राय है स्टेप्स। अरे भाई पानी पिलाओ तो जरा थोड़ा। सोपान सा अभिप्राय है कैसे स्टेप्स फॉलो करोगे। तो आगमन विधि के मित्रों 4 सोपान होते हैं। आगमन के सोपान, आगमन विधि के सोपान कितने होते हैं, 4, यानी 4 स्टेप से ये पूरी हो जाती है। 4 स्टेप अपनाने से इस विधि के माध्यम से जो भी अध्ययन करवाया जाएगा वो पूरा हो जाता है। पहला इसका सोपान है उदाहरण। इसका पहला सोपान है मित्रों उदाहरण। अभी हमने पढ़ा कि शिक्षक सबसे पहले बालकों के सामने आकर के एक समान सिद्धांत पर आधारित अनेक उदाहरण बालकों के सामने प्रस्तुत करेगा। ये पहला इसका सोपान होगा, क्योंकि ये प्रश्न आता है कौन सा एक आगमन विधि के सोपान कितने। पहला प्रश्न देखो, सारे प्रश्न बनते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप बिल्कुल सीख सकते हो कि आगमन विधि के सोपान कितने साहब, 4। पहला सोपान कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, या और आगे कौन सा है, आगे होगा ही नहीं, 4 ही होते हैं। गृह कार्य किस में दिया जाता है, कौन सा सोपान किस सोपान के बाद में आता है, क्योंकि कोई भी विधि क्रमबद्ध रूप पे चलेगी। जैसे हमने हर्बर्ट की पंचपदीय विधि पढ़ी, वहाँ पर भी हमने उसके प्रक्रम पढ़े कि उसमें कैसे कैसे अध्ययन होता है। वहाँ पर आपको पता हो तो हमने चर्चा भी की थी कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के, हालांकि एक महाशय थे जिन्होंने कुछ कमेंट भी किया था कि आप अपने विषय को पुनः चेक करें, स्वीकार्य नहीं है। मैं बता देता हूँ कि पूरी तरह से बेहतर तरीके से उस विधि का हमने विवेचन और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण किया है।
हर्बर्ट की पंचपदी विधि के दौरान हमने चर्चा की थी कि उसके आरंभिक जो 4 पद होते वो कहाँ अप्लाई कर लिए जाते हैं, तो वो हमने वहाँ चर्चा की थी कि आगमन विधि में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर 4 सोपान होंगे इस विधि के माध्यम से अध्ययन कराते समय। पहला सोपान, पहला स्टेप होगा उदाहरण, अर्थात शिक्षक बालकों के समक्ष एक समान सिद्धांत नियम पर आधारित अनेक उदाहरण बालकों के सामने प्रस्तुत करेगा, ये पहला सोपान है। दूसरा सोपान होगा इसका निरीक्षण। निरीक्षण कह दे, चाहे इसको आप नियमित तुलना कह दे या विश्लेषण कह दे। निरीक्षण, तुलना या विश्लेषण क्या होगा इसमें सुनिएगा, इसमें होगा क्या मैं बता रहा हूं आपको। ये दूसरा सोपान है, निरीक्षण, तुलना, विश्लेषण। तीनों में से कोई भी नाम रख दें आप। तीनों नाम क्यों रखें, इसलिए शिक्षक ने जो पहले स्टेप में उदाहरण प्रस्तुत किए, उन प्रस्तुत किए गए उदाहरणों पर बालक तार्किक ढंग से, ये परिभाषा को रिपीट कर रहा हूं, तार्किक ढंग से उसका निरीक्षण करेगा, दिए गए उदाहरणों की एक दूसरे से तुलना करेगा, उनका विश्लेषण करेगा। इसलिए दूसरा स्टेप हुआ निरीक्षण, तुलना या विश्लेषण। जब वो उसका निरीक्षण करेगा, आपस में तुलना करेगा, विश्लेषण करेगा, तो अगली चीज उसके सामने एक निकल करके आएगी, कोई न कोई निष्कर्ष निकल करके आएगा। इसलिए अगला सोपान है इसका, जब आप किसी चीज़ पर पूरी तरह से विश्लेषण करते हो, उसकी एक दूसरे पहलुओं से तुलना करते हो, उसका निरीक्षण करते हो, तो कहीं न कहीं आप किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचते हो। निष्कर्ष पहुंच रहे हो, इसका मतलब आप एक किसी नियम का निर्धारण कर रहे हो। इसलिए इस तीसरे पद को नियमीकरण भी कहा जाता है, और नियमीकरण में आप एक सामान्य नियम का निर्धारण कर रहे हैं, इसलिए इसे सामान्यीकरण भी कहा जाता है। इसका तीसरा सोपान है मित्रों आगमन विधि का। वापस समझिएगा, शिक्षक ने उदाहरण प्रस्तुत किए, पहला स्टेप, पहला सोपान, दिए गए उदाहरणों पर बालक तार्किक ढंग से निरीक्षण करेगा, उदाहरणों के बीच में तुलना, असमानता, असमानताएं ढूंढेगा, समानताओं असमानताओं में विश्लेषण कर जब करेगा तो कहीं न कहीं वो किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचेगा। उस पहुंचे गए निष्कर्ष से वो किसी एक नियम का निर्धारण कर रहा है, इसलिए इसे नियमीकरण या सामान्यीकरण भी कहा जाता है। और चौथा सोपान है मित्रों इसका अभ्यास, प्रयोग या परीक्षण। अभ्यास कह दो, प्रयोग कह दो, चाहे परीक्षण के दो। अभ्यास, प्रयोग या परीक्षण। क्यों अभ्यास, प्रयोग या परीक्षण कहते हैं, क्या होता है इस पद में? इस पद में जब शिक्षार्थी नियम का निर्धारण कर लेगा तो उस नियम का निर्धारण करने के बाद उस नियम का अन्य उदाहरणों के साथ प्रयोग करते हुए, अभ्यास करते हुए, एक दिए गए उदाहरणों की, उस बनाए गए नियम की अन्य उदाहरणों से उसका परीक्षण करेगा, उसकी जांच करेगा कि बनाया गया नियम ठीक से बना या नहीं बना है। इसलिए इसको प्रयोग, परीक्षण या अभ्यास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पहले भी कई बार प्रश्न पूछा गया कि आगमन विधि के कौन से पद में, कौन से सोपान में, कौन से स्टेप में होमवर्क, गृह कार्य दिया जाता है। तो आप लिखेंगे इस अंतिम पद में, अंतिम पद में गृह कार्य दिया जाता है। चौथे पद में कई बार आता है तीसरे, चौथे, पांचवें। अब भैया इसमें 5 पद होते ही नहीं, इसके सोपान ही कुल कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 स्टेप अपनाने से ये विधि पूरी हो जाती है, इसके द्वारा कराया गया अध्ययन पूर्ण हो जाता है और उसी अंतिम पद में गृह कार्य दिया जाता है। सुनाइए मित्रों कहानी। अगला आता है मित्रों आगमन विधि के रूप। आगमन विधि के कौन कौन से रूप हैं मित्रों? ये प्रश्न भी आपका रीट में आ चुका है, पहले इस प्रश्न को पूछा जा चुका है कि आगमन विधि के रूप कितने होते हैं। बताओ जरा, सोचो आप लोग, सोचो, मैं बता रहा हूं, आप सोचो कि लाइव चल रहे हैं हम लोग। आगमन विधि के 2 रूप होते हैं मित्रों। अब प्रश्न है कि साहब रूप का मतलब क्या है, तो रूप भी समझो।
रूप का अभिप्राय ये होता है मित्रों, प्रस्तुत करने का तरीका अथवा दिखता कैसा। अगर आप आगमन विधि के माध्यम से अध्ययन कराना चाहते हो, लेकिन आप कक्षा में उस आगमन विधि को कैसे प्रस्तुत करते हो, उसके प्रस्तुत करने के तरीके को रूप कहा जाता है। एक शिक्षक आगमन विधि को दो तरीके से, दो रूपों में आपके सामने प्रस्तुत हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं एक व्यक्ति हूँ, मानव जीवन है हम लोग, मैं आपके सामने कैसे कैसे प्रस्तुत हो सकता हूँ। जैसे कि मैं मान लीजिए मैं आपके सामने एक तो शिक्षक की भूमिका में प्रस्तुत हो सकता हूँ पूरी तरह से। एक मैंने कहा कि मैं मित्र हूँ, लेकिन साथ साथ आपको एक शिक्षक की तरह ज्ञान भी करा रहा हूँ। यानी कुल मिलाकर के हम एक तरह से अध्ययन करा रहे थे, लेकिन एक तो हम कंप्लीटली एक शिक्षक ही बनकर के आए, वहाँ कोई मित्रता का कोई किसी प्रकार का संबंध नहीं था, रिश्ता नहीं था, स्ट्रिक्टली थे। एक हमने मित्रता के सहारे से ही आपको मित्रवत बातें कर रहे थे, और उसके बीच बीच में बातें करते करते शिक्षण की बात आई, और वहाँ पर हमने साथ साथ आपको और कुछ शिक्षण करा दिया, अध्ययन करा दिया आपको किसी विषय वस्तु का। तो हुआ क्या, दोनों में हमने आपको अध्ययन कराया, लेकिन उसके लिए हमने दो अलग अलग तरीके अपना लिए। एक तो हम कंप्लीटली एक कक्षा में आए, शिक्षक की भांति सीधे आकर के वहाँ पर शिक्षण की तरीके से, जिस तरह का सिद्धांत होता है शिक्षण, शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो गरिमाएं होती है, उसका हम पूरी तरह से पालन करते हुए शिक्षण करा रहे हैं। एक हमने कहा, ये आगमन का रूप नहीं, समझाने का तरीका है। एक मैंने कहा कि हमने कक्ष की तरह नहीं, बल्कि एक मित्र व्यवहार की तरह हम किसी अन्य विषयों पर चर्चा कर रहे थे, और उसी के दौरान शिक्षण से संबंधित कोई शब्द आ गया, हमने उन चर्चा को वहीं विराम दे दिया, और साथ साथ आपको शिक्षण के से संबंधित जो शब्द था, जो भी विषय वस्तु थी, उसका हमने आपको ज्ञान करा दिया। दोनों में हुआ क्या, हमने आपको ज्ञानार्जन करवाया, लेकिन दोनों में आपको ज्ञान कराने के तरीके, प्रोसेस दोनों अलग अलग थे। और यही आगमन विधि के दो रूप होते हैं मित्रों, एक होता है प्रयोग, एक होता है सहयोग। सहयोग को समवाय भी कहा जाता है। तो अगला प्रश्न आता है, आगमन विधि के रूप। आगमन के रूप बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे चल करके निगमन के भी पढ़ेंगे। आगमन के रूप, उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी तरह मित्रों, आप पुराने इस विधि को पढ़ने के बाद, जितनी भी हम विधियां पढ़ रहे हैं, आप पुराने प्रश्न पत्रों को हल कीजिएगा। आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्या ये हमारी जो क्लास है आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। अगर ये उपयोगी है तो आप औरों को भी इसको साझा करें, ताकि इस ज्ञान का लाभ किसी अन्य को भी मिल सके। आगमन के रूप कितने होते हैं साहब? दो होते हैं। एक है प्रयोग और एक है सहयोग। ये जो सहयोग है, इसको समवाय भी कहा जाता है। प्रयोग जो विधि है उसको प्रासंगिक विधि भी कहते हैं। प्रयोग या प्रासंगिक, सहयोग या समवाय, इसके दूसरे नाम है भाई, सहयोग या समवाय विधि। समवाय कह दो चाहे सहयोग कह दो। पहला है प्रयोग या प्रासंगिक, दूसरा है सहयोग या समवाय। अब ये क्या प्रयोग रूप है और क्या सहयोग रूप है, इसको समझिएगा। जो आपने मूल आगमन विधि पढ़ी है कि एक शिक्षक कक्षा में आया और वो यही उद्देश्य लेकर के आया कि मैं कक्षा में जाऊंगा और सीधे ही आगमन विधि की तरह से बालकों को व्याकरण का अध्ययन कराऊंगा, ये वो अपना प्रमुख मुख्य उद्देश्य लेकर के आया, ये प्रासंगिक या प्रयोग रूप है। यानी कि जो हमने विधि पढ़ी कि एक शिक्षक कक्षा में आएगा, प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से कुछ प्रश्न करेगा, उद्देश्य कथन रखेगा, विषय वस्तु को प्रस्तुत कर देगा, अध्ययन आरंभ हो जाएगा। विषय वस्तु को प्रस्तुत किया अर्थात उसने उदाहरण प्रस्तुत कर दिया, बालकों ने उस पर उस दिए गए उदाहरणों पर निरीक्षण किया, तुलना की, तुलना के आधार पर उन्होंने किसी एक नियम का निर्धारण किया, नियम का निर्धारण करने के बाद अन्य उदाहरणों से उसकी पुष्टि करता है। ये इसकी विधि का सोपान कंप्लीट हो गया। ये जो आपकी मूल विधि है, यानी आप लिख सकते हैं कि जो मूल आगमन विधि है, मूल आगमन विधि को ही, मूल आगमन को ही प्रयोग कहा जाता है, प्रयोग रूप कहते हैं, प्रयोग रूप कहते हैं। ये पहला रूप है कि आपने जो मूल तरीका था उससे प्रस्तुत कर दिया। दूसरा है सहयोग या समवाय। ये सहयोग या समवाय रूप क्या, इसको जरा थोड़ा समझिएगा। इस सहयोग और समवाय में क्या होता है, शिक्षक विद्यार्थियों को कोई अन्य गद्य रचनाएं आदि पढ़ा रहा होता है। यानी कि शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों को कोई अन्य गद्य रचनाएं आदि पढ़ा रहा है और उस समय किसी भाषिक सामग्री
अथवा किसी तथ्य के आधार पर उसी तरह के दूसरे उदाहरण, यानी कि मान लीजिए आप बच्चों को मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी पढ़ा रहे थे, उस कहानी के दौरान बीच में कोई ऐसा व्याकरणिक शब्द आ गया, किसी संधि का आ गया, संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, क्रिया का, किसी भी प्रकार का कोई एक शब्द आ गया। आपने क्या किया, कुछ देर के लिए उस कहानी वाले प्रकरण को स्टॉप किया और वो जो भी आपका शब्द था, व्याकरणिक तथ्य, जो भी भाषिक सामग्री व्याकरण से संबंधित थी, उस सामग्री को आपने लिया, लेकर के वहीं पर ही उसी से मिलते जुलते कुछ दूसरे उदाहरण दे दिए और उन उदाहरणों को देकर के आपने बच्चों को एक नए नियम की और एक नया व्याकरण का अध्ययन करा दिया। अर्थात सहयोग रूप में, समवाय के रूप में, सहारे के रूप में आपने एक दूसरे विषय का अध्ययन करवा, दूसरे विषय के साथ, दूसरे तथ्य के साथ, दूसरे भाषा के दूसरे अंग के साथ साथ आपने व्याकरण का अध्ययन करा दिया। लेकिन अध्ययन कराते समय आपने तरीका कैसा अपनाया, व्याकरण का की आगमन विधि का ही, इसलिए आगमन विधि का दूसरा रूप हुआ। एक बार फिर समझो, बालकों को किसी गद्य रचना के दौरान, गद्य हो सकती है, पद्य हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको अध्ययन कराने की हम बात कर रहे हैं। सामान्यतः ज़्यादा गद्य रचनाओं के दौरान इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पद्य रचना में लयात्मकता पर ज़्यादा बल देना होता है। गद्य रचना के दौरान किसी भाषिक सामग्री के आधार पर, किसी भाषिक सामग्री, यहाँ भाषिक सामग्री का मतलब यह है कि जो भाषा का शब्द आया था, जो व्याकरण का शब्द था, भाषिक सामग्री के आधार पर उसी से संबंधित अन्य उदाहरण देकर, व्याकरण का ज्ञान करा दिया। अब ये आगमन का रूप क्यों हुआ, आगमन से क्या संबंध है? आगमन संबंध इसलिए है कि आप गद्य पढ़ा रहे थे, भाषिक सामग्री आई, जैसे कि एक शब्द आ गया, हम वापस कह रहे हैं कि मान लीजिए वहीं पर ही एक विद्यालय शब्द आ गया, आपने क्या करा, इस विद्यालय शब्द को लिया, इससे जुड़े हुए 2-3 आपने इसी से संबंधित 2-3 उदाहरण और दे दिए। ये वहाँ था, क्योंकि आपने कहा मूल उद्देश्य आगमन विधि का कक्षा में प्रयोग करना नहीं था आपका उद्देश्य, आप तो गद्य रचना पढ़ा रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक शब्द आया व्याकरण का, विद्यालय आया, तो आपने क्या करा, इस दीर्घ संधि के से जुड़े हुए 2-3 आपने और उदाहरण आपने दिए इसी से मिलते जुलते, और यहाँ पर इन उदाहरणों के आधार पर बालकों को आपने एक नियम बता दिया कि देखो ये विद्यालय शब्द है, ये विद्या और आलय से बना है। जैसे दूसरे 2 उदाहरण दे दिए, सीम प्लस अन बराबर सीमांत, अभय प्लस अरण्य बराबर अभ्यारण्य, और ऐसे उदाहरण देकर कहा कि देखो इन सभी शब्दों में क्या होता है, 2 समान जाति के स्वर मिलकर के दीर्घ जाति के बन रहे हैं। तो आपने क्या कर दिया, सहयोग ले लिया, समवाय का प्रयोग कर लिया, इसलिए ये दूसरा रूप समवाय के नाम से जाना जाता है। ये आगमन विधि के 2 रूप हैं, यानी कि जो मूल आगमन है वही प्रयोग या प्रासंगिक है, जबकि किसी दूसरी विषय वस्तु को पढ़ाते समय उसी आगमन के तरीके से ही आई हुई भाषिक सामग्री के आधार पर उसी से मिलते जुलते किसी दूसरे उदाहरण को लेकर के बालकों को एक नियम की जानकारी करवा देना आगमन विधि था। लेकिन गद्य के सहारे से किया, इसलिए सहयोग हुआ, समवाय हुआ, ये इसका दूसरा रूप है। अगला आता है मित्रों, आगमन विधि में हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के कितने पदों का प्रयोग होता है। देखो एग्जाम्स में आ चुका है, कोई कुछ भी कहे ये बात तथ्य है, सत्य है, ये बात तथ्यात्मक रूप में 100% सत्य है, क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और पूछे गए कि नहीं गए, आपको अंधभक्त भी नहीं होना है भाई। आपको ऐसा नहीं कि कुमाऊं सर बहुत बड़े आदमी है, बहुत बड़ा नाम है, चलता है साहब, एक डिवीजन में बहुत बड़े टीचर हैं, लेकिन फिर भी आपको अंधा भक्त नहीं होना। आपको किसी भी विषय वस्तु को संतोषप्रद ज्ञान प्राप्त करना है कि आपको खुद को होना चाहिए कि हाँ ऐसे प्रश्न आते हैं या नहीं आते हैं। प्रश्न आता है आगमन विधि में, हर्बर्टीय विधि के कितने पद प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं? तो आप कहेंगे साहब 4 पद प्रयुक्त होते हैं, और ये 4 आरंभिक 4 होते हैं। ये भी मैंने उस दिन भी चर्चा की थी हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के दौरान, आज भी हम चर्चा कर रहे हैं कि आरंभ के 4 होते हैं। 4 क्योंकि कई बार ऐसा भी कहा जाता है, प्रश्न आता है कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि का कौन सा एक सोपान या पद आगमन में प्रयोग नहीं होता है, तो भाई हर्बर्ट की पंचपदीय विधि में 5 थे,
अब 5 में से 4 होते हैं, अब वो क्या करेगा, 3 तो वो रखेगा जो होते हैं, 1 वो रख देगा जो नहीं होता है। तो आपको देखना है कौन कौन से होते हैं। 4 पद प्रयुक्त होते हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा उद्देश्य कथन जो कि हर्बर्ट की पंचपदीय विधि में उनके शिष्य रीन ने जोड़ा था, जो मूल रूप में स्पष्टता, जो कि हर्बर्ट का खुद का जो पद था स्पष्टता उसमें शामिल था, उसके बाद में उसने दूसरे पद को जोड़ दिया, उद्देश्य कथन। तीसरा प्रस्तुतिकरण, चौथा सामान्यीकरण या नियमीकरण। ये 4 पद जो है ये हर्बर्ट की पंचपदीय विधि के हैं, लेकिन कहाँ प्रयोग होते हैं, आगमन विधि में प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि आगमन के कितने हर्बर्ट के कितने पद आगमन में प्रयोग किए जाते हैं। अगला आता है मित्रों आगमन विधि के दोष और लाभ की हम चर्चा करेंगे कि इसके क्या क्या तो लाभ हैं और क्या क्या इसके दोष हैं। मित्रों इस विधि के लाभ ही लाभ हैं, दोष तो बहुत ही कम है। मोटा मोटा इसका जो दोष है ना, वो 2 ही दोष हैं कि एक तो ये छोटी स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि छोटे स्तर का मतलब है कि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए, छोटे स्तर के जो बालक हैं, उच्च प्राथमिक स्तर के आरंभिक स्तर के बालक, वो तार्किक ढंग से विवेचन और विश्लेषण करने की क्षमताएं नहीं रखते हैं। इसलिए ये छोटी कक्षाओं के लिए, यानी कि जो हम यूँ कह सकते हैं कि जो इस लेवल जो है छोटा वाला, जो उससे छोटे स्तर की, अब यहाँ छोटे स्तर का मतलब है कि आप व्याकरण का आरंभ कब से कर रहे हो, आप व्याकरण का आरंभ कर रहे हो कक्षा 6 से, यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर वाला स्तर है यहाँ के बालकों के लिए ये उपयोगी है। तो इसको आप थोड़े दूसरे तरीके से यूँ भी समझ सकते हो कि ये विधि जो है छोटी कक्षाओं, छोटी कक्षा का मतलब है व्याकरण शिक्षण की जो शुरुआत करने की छोटी कक्षा है उसके लिए उपयोगी है, जबकि जो प्राथमिक स्तर से नीचे वाले लिए, क्योंकि वहाँ तो हम व्याकरण का अध्ययन ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप इसको थोड़ा सारगर्भित तरीके से यूँ समझो। ये जो छोटी शब्द मैं बोल रहा हूँ इसका अर्थ थोड़ा समझने के लिए मैं थोड़ा इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए, यानी कि जो जहाँ से आप व्याकरण का शिक्षण आरंभ करते हो उस प्रकार के बालकों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए उपयोगी है कि इस स्तर के बालकों में तार्किक ढंग से विवेचन करने के कारण उनमें उत्सुकता आती है और उस उत्सुकता के कारण बच्चे इस विधि के माध्यम से ज़्यादा अध्ययन करते हैं। ये भी एक इसका लाभ है। तो हम इसके सारे लाभ पढ़ रहे हैं। पहला मैं लाभ और दोष एक साथ पढ़ा देता हूँ, आप इसको एक तरफ देखिए इसके लाभ क्या है, दूसरी तरफ इसके दोष क्या है। ये छोटी कक्षा वाली कहानी समझ में आना भाई, छोटी कक्षा के लिए उपयोगी, लेकिन जो मैंने ये जो बात छोटी कक्षा शब्द की 2 बार चर्चा कर रहे हैं कि उपयोगी नहीं है रहे, यहाँ पर का मतलब है कि जो प्राथमिक स्तर से नीचे वाले वहाँ पर तो आप व्याकरण का अध्ययन करोगे ही नहीं, तो उनका इसका कोई संबंध नहीं है। अब ये कई बार क्योंकि आगमन और निगमन दोनों का प्रश्न आता है कि आगमन छोटी के लिए उपयोगी और निगमन बड़ी कक्षाओं के लिए, वहाँ बड़ी का मतलब है कि बड़े स्तर के बालक होते हैं उनको सीधी विषय वस्तु रटाई जा सकती है, इसलिए वो बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। लेकिन आगमन विधि जो है वो छोटी कक्षा का मतलब है जो उच्च प्राथमिक स्तर से जहाँ से आप व्याकरण का आरंभ करोगे, ज्ञान देना, क्योंकि हमने पढ़ा है व्याकरण शिक्षण उच्च प्राथमिक स्तर अर्थात कक्षा 6 से आरंभ करना चाहिए, उस स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। ये छोटी का अर्थ समझना आप इसको यहाँ पर, क्योंकि छोटे स्तर के जो बालक होते हैं उसमें स्वयं करके सीखने में उत्सुकता बनी रहती है। दूसरा, उनको निगमन की तरह सीधे सूत्र रटाए नहीं जा सकते, इसलिए छोटी कक्षा अर्थात उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। ये लाभ है इसका। ये पहले लाभ में देखिएगा, यह पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि मनोविज्ञान का मानना है करके सीखना चाहिए। दूसरा, अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों से होता है, अर्जित ज्ञान प्रत्यक्ष तथ्यों से होता है, इसलिए वो जो अर्जित ज्ञान है, ज्ञान ठोस व स्थायी होता है, ठोस व स्थायी होता है, ये इसके लाभ हैं। अगला है उच्च प्राथमिक स्तर, इसलिए मैं छोटी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। उच्च प्राथमिक स्तर यानी छोटी कक्षाओं, छोटी कक्षा के लिए उपयोगी है। ये वो इससे छोटी वाली के लिए उपयोगी नहीं है,
ये जो व्याकरण का शिक्षण जहाँ से आरंभ करना चाहिए वहाँ छोटी कक्षा कौन सी है? उच्च प्राथमिक स्तर वाले जो स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे तार्किक ढंग से विवेचन विश्लेषण करते हैं। उनमें विवेचन विश्लेषण के आधार पर नियमों का जब निर्धारण होता है, वो किसी निष्कर्ष पे पहुँचने से उसमें उत्सुकता बढ़ती है, इसलिए ये उत्सुकता व रोचकता का निर्माण करती है। उत्सुकता व रोचकता का निर्माण करती है। कौन सी विधि मित्रों? आगमन विधि। इसके अलावा यह विद्यार्थियों की पसंदीदा है। यहां पर लिख दें विद्यार्थियों की पसंदीदा है। विद्यार्थियों की पसंदीदा इसलिए है कि विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान आनंद आता है, ज्ञान उनमें रोचकता और उत्सुकता का विकास करती है, इसीलिए तो ये विद्यार्थियों की पसंदीदा विधि है।